कल्टीवेशन एक ऐसे आर्ट है जो कि आपके स्पिरिट के अंदर एनर्जी गैदर करती है और आपको अंधे की ऊंचाइयों पर पहुंचने में मदद करती है। 1000 सालों का रास्ता जो कि आपको इमोर्टलिटी तक पहुंचा सकता है। लेकिन जो कल्टीवेशन है कुछ लोग कर सकते हैं जिनके के अंदर कुछ मोर्टल्स भी होते हैं जो कि अपने आजू बाजू जो घूमती है क्यूआई एनर्जी उसे सेंस नहीं कर सकते। इस दुनिया में कुछ ऐसे मोर्टल्स होते हैं जिनके के जो बच्चे क्यूआई को सेंस कर सकते हैं और उन्हीं मोर्टल्स के बीच में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिनके के घर में अभी अभी एक नया मेहमान आया होता है जिनका के नाम वो काफी ज्यादा प्यार से जेई रखते हैं। लेकिन ये दुनिया दिखने में जितनी ज्यादा अच्छी उतनी ही ज्यादा क्रूएल है। यहाँ पर जो ताकतवर लोग हैं वो कमजोरों के ऊपर राज करते हैं और यहाँ पर सिर्फ टैलेंटेड लोगों के ही पास पावर होती है और पावर ही सब कुछ है। फिर हमें सेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो डिसाइपल्स आपस में स्पार मैच कर रहे होते हैं लेकिन उस स्पार मैच में जो यांगली नाम का लड़का है वो जीत जाता है। जीतने के बाद जो यांगली नाम का डिसाइपल है दूसरे डिसाइपल का मजाक उड़ाते है उससे कहता है कि क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। लेकिन तभी यांगली के पीछे से एक और डिसाइपल आते हुए उस हारने वाले डिसाइपल का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि कितना ज्यादा कमजोर है वो तुम्हारे 5 हमलों को भी नहीं झेल पाया, इसलिए ब्रदर चलो यहाँ से चलो, ये कूड़ा हमारे समय के लायक नहीं है। तभी हमें उसे हारने वाले डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे कर अपनी आंखें बंद करने लगता है और अपने मन में कहता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। तभी हमें उस लड़के के मेमोरी में उसी औरत को दिखाया जाता है जो कि मुस्कुराते उस लड़के से कहती है कि ओ डियर लूजी। इसका यह मतलब है कि स्टार्टिंग में हमें जो मोर्टल फैमिली दिखाई थी उस मोर्टल फैमिली के अंदर जिस लड़के ने जन्म लिया होता है ये वही लड़का है जो कि क्यूआई को सेंस कर सकता है जिसके वजह से एक कल्टीवेटर बना है और यही हमारे मांगा का मेन कैरेक्टर है। फिर हमें कुछ डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को उठाते हुए कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द इसे उस बूढ़े आदमी के पास लेकर जाना होगा और जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, आखिर ये लोग कौन है और आखिर ये बार बार जो लूजी कह रहे आखिर वो कौन है। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर वो अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि मेरा जो सर है वो काफी ज्यादा दर्द कर रहा है। नहीं मेरा सर ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी बॉडी दुख रही है। इतना कहने के बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर बाजू की तरफ देखता है तो बाजू की तरफ हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि लेटे रहो तुम्हारा जो घाव है अभी तक ठीक नहीं हुए है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि लगातार उस बूढ़े आदमी को घूरने लगता है और हमें उस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी हल्के में परफॉर्म करते है वहां पर एक पिल को तैयार कर रहा होता है और आखिर में जो वो बूढ़ा आदमी वो पिल को तैयार कर लेता है। पिल को तैयार कर लेने के बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते है उससे कहता है कि जरा अपना मुंह खोलो। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मुंह को खोल लेता है। फिर वो जो बूढ़ा आदमी वो बनाए हुए पिल को हमारे मेन कैरेक्टर को खिला देता है। उस पिल को खिला देने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्यूआई को बहने दो और तुम्हारे जो चोटें है वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। इस पिल को खा लेने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उस बूढ़े आदमी से कहता है कि ये जगह कौन सी है और तुम कौन हो। जिस बात को सुनने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी वो काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि आखिर किस तरह का सवाल हुआ, शायद मैंने तुम्हारे चोटे के बारे में जितना सोचा था तुम्हारी जो चोटे उससे भी ज्यादा बुरी है। फिर जो बूढ़ा आदमी है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि क्लाउडी पिक सेक्ट है और तुम यहाँ पर के डिसाइपल हो, तुम्हारा नाम लूजी है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि अच्छा तो मेरा नाम लूजी है। फिर हमें उस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि वहां से जाते हैं वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अगर तुम्हें कुछ भी नहीं याद आएगा तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए नई पिल बना दूंगा। इतना कहने के बाद वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। उस बूढ़े आदमी के जाने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है कि मुझे बस आखिरी बात ये याद है कि मैं केमिस्ट्री क्लास के अंदर पढ़ाई कर रहा था लेकिन अचानक से वहां पर पूरी तरह से अंधेरा छा गया। हमारे मेन कैरेक्टर के आंखें बंद करने के साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर को जो ल्यूजी उसकी बातें याद आने लगती है जहाँ पर ल्यूजी की जो माँ है उसका पीछा कर रहे होते उसे कह रहे होते कि वहां पर मत जाओ, इस तरह से मत भागो। जिन चीजों को याद करते हुए हमारा जो मेन कैरेक्टर चौंकते हुए कहता है कि आखिर किसकी यादें है, क्या ये सब मेरी यादें हैं। लेकिन तभी हमें छोटी लीजू को दिखाया जाता है जो कि जंगल में इधर उधर भाग रहा होता है कि तभी उसके सामने काफी बड़ा एक डेमन उल्फ आ जाता है जिसे देखने के बाद जो छोटा लीजू काफी ज्यादा डर जाता है और तभी जो लीजू के माँ है उसको आकर पकड़ लेते। तभी हमें उस उल्फ को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है लेकिन उल्फ उन्हें कुछ कर पाता उससे पहले उस उल्फ के ऊपर कोई तो हमला कर देता और वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि एक हमले के साथ वो जो उल्फ है वहीं पर ही मारा जाता है और उस
वुल्फ के ऊपर हमला करने वाला एक कल्टीवेटर होता है जो कि लूजी के माँ के पास आते है। उससे कहता है कि इस तरह से जंगल में भटकना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा रिस्की है। और उस कल्टीवेटर को वहां पर देखने के बाद जो लूजी की माँ है उससे कहती है कि हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया होनर कल्टीवेटर। और हमें लूजी को दिखाया जाता है जो कि उसी कल्टीवेटर की तरफ देख रहा होता है और उसी से उसे शायद ये लगा होगा कि उसे भी कल्टीवेटर बनना चाहिए। लेकिन कल्टीवेटर वर्ड को सुनने के बाद हमारा जो मेन लूजी हो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि क्या कल्टीवेटर यानी कि ये कल्टीवेशन की दुनिया है जैसा कि मैंने कॉमिक में पढ़ा है। फिर हमें बड़े लूजी को दिखाया जाता है जो कि इस सेक्ट में आकर इन सेक्ट के लोगों से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे भी इस सेक्ट में ज्वाइन होने दो। लूजी की पूरी मेमोरीज देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा तो ये सारी लूजी की मेमोरीज है। कहानी बिल्कुल वैसी जैसे कि मैं कॉमिक्स में पढ़ता रहता हूँ। क्यों ऐसे ब्लेड्स हर बच्चे की तरह लूजी एक कल्टीवेटर बनने के लिए सेट में शामिल हो गया। फिर हमें उसे स्पार मैच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो यांग लियो काफी ज्यादा बुरी तरीके से लूजी को हरा देता है। जिस चीज को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर कहता है कि लेकिन उसके पास कभी भी स्ट्रांग बनने का टैलेंट नहीं था। फिर हमें स्पार मैच के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो दो कल्टीवेटर्स है वह हमारे मेन कैरेक्टर को उस बूढ़े आदमी के पास लेकर आ जाते हैं। सारी मेमोरीज को याद करने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि सिर्फ ये बूढ़ा आदमी जो कि लूजी को अपने पोते की तरह ट्रीट करता था लेकिन मुझे पता नहीं लेकिन मैं किसी तरह से इस दुनिया का जो लूजी है उसके बॉडी में आ चुका हूँ। कहानी काफी ज्यादा सिंपल है। जब लूजी उस यांगली के साथ स्पार मैच कर रहा होगा तभी वो मारा गया होगा जिसकी वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर अपनी मेन दुनिया से इस दुनिया में उसके बॉडी में आया होगा। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर दांत पीसते हुए कहता है कि क्या पढ़ाई करते समय मुझे दिल का दौरा पड़ा और मैं मर गया। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर खड़ा हो जाता है लेकिन खड़ा हो जाने के बाद वो काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसके जो चोटें है वो सारी पूरी तरह से हिल हो चुकी होती है। जिसे देखने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर वो कहता है कि 1 घंटा भी नहीं बीता लेकिन मुझे जितनी भी चोटें लगी थी वो पूरी तरह से हिल हो चुकी है। लगता है कि इस दुनिया में सचमुच में मैजिक है और ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है लेकिन यहाँ पर का जो मैजिक था वो मुझे काफी ज्यादा तेजी के साथ ठीक कर सकता है। ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी भी नहीं कर सकती थी। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उस पूरे कमरे को देखने लगता है लेकिन तभी उसकी नजर एक किताब के ऊपर पड़ जाती है जिसे देखने के बाद वो उस किताब को निकालते हुए कहता है कि एक तो एल्केमी की किताब है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस किताब को पढ़ने लगता है और पढ़ते हुए कहता है कि इस बुक के हिसाब से जो अल्केमिस्ट है वो फाइट नहीं कर सकते और लड़ाई के बजाय सोसाइटी को हील और उसे सुधारने के लिए काम करते हैं। अगर ये दुनिया उन कॉमिक्स की तरह है जो मैं पढ़ता हूँ तो कोई भी कल्टीवेटर थोड़ी सी भी गलती पर नाराज हो सकता है और अगर मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाऊंगा तो मुझे मार डालेंगे जैसे कि उन्होंने लीजू को मारा। लेकिन अगर मैं अल्केमिस्ट बन जाऊंगा तो शायद मैं अपनी केमिस्ट्री के नॉलेज को इस दुनिया को डेवलपमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर पाऊँ। साइंस एक नेचर की स्टडी है। अगर मेरे दुनिया के लॉ यहाँ पर अप्लाई नहीं होते तो मुझे बस इस दुनिया के जो लॉ है उसे सीखने होंगे। तो मैं पिल्स बेचकर अमीर बन सकता हूँ, यहाँ पर आराम से रह सकता हूँ और मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं अपनी असली दुनिया में वापस जा सकता हूँ या नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच रहा होता है कि तभी वहां पर वही बूढ़ा आदमी आ जाता है जो कि वहां पर आने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। उस बूढ़े आदमी को वहां पर देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मुझे यहाँ पर जिंदा रहने के लिए हर चीज करनी होगी जो कि मैं कर सकता हूँ। और साथ ही में हमारा जो मेन कैरेक्टर असली लूजी से माफी मांगती है। उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना लूजी, तुम यहाँ पर कल्टीवेटर बनने के लिए नहीं बने हो। मैं तुम्हारे सपनों को साकार करने में तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। मैं जिंदा रहूंगा और एक अल्केमिस्ट बनूंगा। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उस बूढ़े आदमी को ग्रीट करते उसे कहता है कि प्लीज आप मुझे अल्केमी सिखाइए। हमारे मेन कैरेक्टर को ये सब करता हुआ देखकर जो वो बूढ़ा आदमी थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है। फिर वो शांत होते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। इस चीज को सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर ने जो भी सपने सजाए होते हैं सारे के सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर अजीब तरीके से उस बूढ़े आदमी को देखते हुए उसे कहता है कि लेकिन क्यों आप मुझे अल्केमी क्यों नहीं सिखा सकते। जिस बात को सुनने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो अल्केमी है वो पूरी जिंदगी भर का रास्ता है। मैं ऐसे किसी डिसाइपल को नहीं लेना चाहता जो कि इसके लिए सीरियस ना हो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि लेकिन मैं हूँ। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि बेशक वो मुझ पर विश्वास नहीं करता क्योंकि असली जो लूजी है वो कभी भी अल्केमिस्ट बनने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर मुझे इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रहना है तो मुझे पैसे कमाने
बनाने का एक तरीका चाहिए। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर बूढ़े आदमी से कहता है कि यांगली के बीच में और मेरे बीच में जो स्पार हुई थी उसने मेरी आंखें खोल दी है। मैंने सच्चाई देखी है, मैं टैलेंटलेस हूँ, लेकिन मैं अल्केमी में खुद को बेहतर बनाने का एक नया रास्ता देख सकता हूँ। इसीलिए प्लीज मुझे अपने अप्रेंटिस के तौर पर यानी कि डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर जो बूढ़ा आदमी है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि लो जो तुम्हारे लिए जो अल्केमी है उसका क्या मतलब है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपने मन में कहता है कि किताब के अंदर अल्केमी के पर्पस के बारे में लिखा है। इतना सोचने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर उस बूढ़े आदमी से कहता है कि अल्केमी रिफाइनिंग करने की एक कला है, अलग अलग हर्ब्स और रिसोर्सेस को मिलाकर एलिक्सर और पिल बनाना है। इतना कहने के बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर उस बूढ़े आदमी की तरफ देखता है तो उसके चेहरे के ऊपर किसी भी तरह का एक्सप्रेशन नहीं होता, जिसे देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि नहीं, एक बेसिक आंसर है, वो मुझसे ऐसा नहीं चाहता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ये सोचने लगता है कि अल्केमी मेरे लिए क्या है, मैजिक और कल्टीवेशन की इस दुनिया में मैं इससे क्या कर सकता हूँ। इतना सोचने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर उस बूढ़े आदमी से कहता है कि जो अल्केमी वो नेचर की स्टडी करना है। अल्केमी ये समझने का एक तरीका है दुनिया कैसे काम कर सकती है और एक अंडरस्टैंडिंग का रास्ता है। साइंस के रास्ते का इस्तेमाल करते हुए इस दुनिया के अंदर जहाँ पर मैजिक और जो कल्टीवेशन है वो एग्जिस्ट करता है वहाँ पर मैं टेक्नोलॉजी के साथ डेवलपमेंट ला सकता हूँ। और हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक सेटिस्फाइंग आंसर सुनने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि तुम सही हो लूजी, शायद मैंने तुम्हारे बारे में कुछ गलत समझा था। अल्केमी का रास्ता सच में तुम्हारे लिए हो सकता है। सचमुच में अगर तुम अल्केमिस्ट बनना चाहते हो तो 3 बार मुझे ग्रीट करो और मुझे अपना मास्टर मानने के लिए तैयार हो जाओ। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर 3 बार उस बूढ़े आदमी को ग्रीट करते हुए उसे अपना मास्टर बना लेता है। जिस बात को देखने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी हो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अच्छी बात है, चलो तुम्हारा सबसे पहला लेसन शुरू करते हैं। फिर जो बूढ़ा आदमी है वह हमारे मेन कैरेक्टर को पहला लेसन देता है जो कि जड़ी बूटियों को पहचानने के बारे में होता है। उस लेसन को देने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी वो अपने पास एक किताब निकाल कर हमारे मेन कैरेक्टर को देते हैं। उसे कहता है कि इसके अंदर 3 बेसिक पिल बनाने की रेसिपी, अगर तुमने इन तीनों पिल को बना लिया तो तुम जूनियर अल्केमिस्ट बन जाओगे। इस किताब को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है कहता है कि ऐसा लगता है कि इसके अंदर जो रेसिपीज लिखी है वो सेंचुरीज पहले लिखी गई है, लेकिन जिस तरह से वो मुझे इसे सीखने के लिए कह रही, इसका ये मतलब है कि इनमें इतने ज्यादा सेंचुरीज में कभी भी बदलाव नहीं किया गया होगा। जिसका ख्याल मन में आने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उस बूढ़े आदमी से कहता है कि इतने सालों में किसी ने भी इस रेसिपी को इम्प्रूव करने की कोशिश क्यों नहीं की है। जिस बात को सुनने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो रेसिपीज है वो हमारे एंसेस्टर ने क्रिएट की गई थी, जिसके वजह से इसके साथ छेड़छाड़ करना मूर्खता भरी बात होगी। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कुछ देर के लिए कुछ सोचने लगता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर उस बूढ़े आदमी से कहता है कि इसका ये मतलब नहीं है कि क्या ये सारी चीजें पुरानी हो चुकी है। जिस बात को सुनने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि जब से इसने स्पार्क किया है तब से इसके अंदर काफी कुछ बदलाव आ चुके हैं। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर है खुश होते हुए कहता है कि मैंने इसके अंदर जितने भी रेसिपीज है उन्हें याद कर लिया है। जिस बात को सुनने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और अपने मन में कहता है कि इन सारे रेसिपीज को याद करने के लिए कई दिनों का वक्त लगता है, लेकिन इसने सिर्फ 2 ही घंटों में ऐसा कैसे कर लिया। इतना कहने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी है वह हमारे मेन कैरेक्टर को एक सवाल पूछता है जिसका कि हमारा जो मेन कैरेक्टर बिल्कुल सही सही जवाब देता है और हमारे मेन कैरेक्टर को सही जवाब देता हुआ देखकर वो जो बूढ़ा आदमी वो काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि तुमने तो बिल्कुल सही जवाब दिया, इसके मतलब है कि तुमने पूरी चीजों को याद कर लिया है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उस बूढ़े आदमी से कहता है कि हाँ मास्टर। हमारे मेन कैरेक्टर को मास्टर कहता हुआ देखकर वो जो बूढ़ा आदमी वो काफी ज्यादा खुश हो जाता और मन ही मन में कहता है कि कितने साल हो गए इस मास्टर शब्द को सुने हुए। फिर वो जो बूढ़ा आदमी वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या तुम्हें इससे पहले किसी ने अल्केमी सिखाई थी, और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि या फिर ये कोई जीनियस है। जिस बात को सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर उस बूढ़े आदमी से कहता है कि नहीं, मैं पहली बार इस अल्केमी को परफॉर्म कर रहा हूँ और इसके अलावा मैं किसी भी चीज को काफी आसानी से याद कर लेता हूँ। और साथ ही में हमारा मेन कैरेक्टर खुश होते हुए कहता है कि हर साल एग्जाम आते थे जिस वजह से मैं हर साल रट्टा मारता था, जिसके वजह से मेरा ब्रेन काफी ज्यादा तेज हो चुका है, जिसके वजह से अगर मैंने किसी चीज को एक बार रट्टा मार लिया तो वो मुझे याद हो जाती है। फिर जो बूढ़ा आदमी वे कोल्ड्रॉन के पास जाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अब समय आ चुका
चुका है कि मैं तुम्हें सिखा दूं कि अकेल कॉल्ड्रन कैसे इस्तेमाल किया जाता है। फिर जो बूढ़ा आदमी वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आखिर रिफाइन करने के लिए कॉल्ड्रन का ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस बूढ़े आदमी से कहता है कि क्योंकि ये सब उसकी शेप की वजह से होता है, क्योंकि जो कॉल्ड्रन है वो हीट को पूरी तरह से अपने शेप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और इसके अलावा वो काफी ज्यादा हीट को भी सह सकता है। ये सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि हाँ, ये भी कारण हो सकता है। हालांकि जो शेप होता है वो मायने नहीं रखता। कई ऐसे अल्केमिस्ट होते हैं जो कि स्मॉल कॉल्ड्रन्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो अंदर से काफी ज्यादा बड़े होते हैं। हम अल्केमी में कॉल्ड्रन का इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कॉल्ड्रन के अंदर क्यूआई को होल्ड करने की एबिलिटी होती है। और ये सब कहते वक्त जो बूढ़ा आदमी अपने क्यूआई को रिलीज कर रहा होता है, उसकी क्यूआई को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि आखिर इसके पास कितनी ज्यादा क्यूआई है। और लूजी के मेमोरीज के हिसाब से मुझे लगता है कि लूजी को कभी भी ये नहीं पता चला होगा कि आखिर ये बूढ़ा किस रिलम पर है। फिर वो जो बूढ़ा आदमी वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अल्केमी में 3 ऐसी चीजें होती है जो कि टैलेंट को डिफाइन करती है। सबसे पहले आखिर पर्सन क्यूआई के लिए कितना ज्यादा सेंसिटिव है, और दूसरी बात ये होती है कि आखिर वो किस तरह से क्यूआई को मैनिपुलेट कर सकता है, और तीसरी बात ये होती है कि वो कितना ज्यादा लकी है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर पूरा सदमे में चला जाता है और वो भी समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर बूढ़ा आदमी कहना क्या चाहता है। फिर वो बूढ़ा आदमी आगे कहता है कि कई सारे एक्सपीरियंस अल्केमिस्ट भी रिफाइन करते हुए या फिर पिल बनाते हुए फेल हो जाते हैं, और बस हेवन ही ये बता सकता है कि आखिर वो तुम्हारे ऊपर फेवर कब करेगा। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि ये जो पिल है वो केमिकल रिएक्शन की तरह काम करती है, तो इसके अंदर लक कोई भी मायने नहीं रखता। इसीलिए मुझे सक्सेस होने के लिए जो ऑप्टिमल कंडीशन है उसे ढूंढना होगा। फिर वो जो बूढ़ा आदमी है वो आगे कहता है कि जो कि लक हमारे हाथ में नहीं होता, इसीलिए हम पहले जो 2 कंडीशंस थी उसके ऊपर फोकस करते हैं। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बूढ़े आदमी से कहता है कि तो फिर के ये सब ब्लेसिंग पाने के बारे में है। जिस बात को सुनने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि ये सब ब्लेसिंग पाने के बारे में नहीं है। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं उनके ऊपर जो हेवन है वो हमेशा एक काइंडनेस दिखाता है। क्यूआई की सेंसिटिविटी और उसे कंट्रोल करना हम ट्रेनिंग से काफी आसानी से सीख सकते हैं। फिर हमें उस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि कॉल्ड्रॉन के अंदर कुछ जड़ी बूटियों को डालते हुए वहां पर फिल को रिफाइन करने लगता है। रिफाइन करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि ब्लेसिंग के बिना हम कड़ी मेहनत और अच्छे कॉल्ड्रॉन के साथ किसी भी पिल को रिफाइन करते हैं, और एक अच्छा कॉल्ड्रॉन तुम्हारे क्यूआई और एसेंस को अंदर की ओर जाने को गाइड करता है। और ये सब कहते वक्त वो जो बूढ़ा आदमी वहां पर एक पिल को रिफाइन करता है। फिर वो बूढ़ा आदमी हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि एक सिंपल क्यूआई गैदरिंग पिल है, जब तुम्हारा क्यूआई कम होता जाएगा तब अगर तुम इस पिल को खा लोगे तो तुम्हारा जो क्यूआई फिर से बढ़ने लगेगा। इतना कहने के बाद वो बूढ़ा आदमी इस पिल को हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाते हुए उससे कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी है, तुम इसे करके देखो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है उस कॉल्ड्रॉन के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। उसे सोचता हुआ देखकर जो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उस बूढ़े आदमी से कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं इस कॉल्ड्रॉन में फिर से आग कैसे लगाऊं। ये बात सुनने के बाद जो बूढ़ा आदमी पूरा सदमे में चला जाता है और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो तो बस इस चीज के ऊपर हंसे जा रहा होता है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो अल्केमी है वो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव होगी, इसलिए अब मुझे अल्केमी सीखने के लिए कुछ पैसे कमाने की जरूरत है। जो जो इनर सेट के टैलेंटेड डिसाइपल्स है उन्हें अच्छी चीजें मिलती है, जो कि मेरे जैसे जो आउटर डिसाइपल्स है उनसे काफी सारा काम करवाते हैं, लेकिन काफी ज्यादा मुश्किल के बाद ही कुछ पैसे देते हैं। और जब सेट छोड़ने की बात आती है तो मेरे पास खाना खाने के भी पैसे नहीं होते, जिसके वजह से मैं सेट से बाहर नहीं जा सकता। लूजी के मेमोरीज के हिसाब से यहाँ पर एक स्पिरिट गार्डन है जहाँ पर सिर्फ इनर डिसाइपल से जा सकते हैं, और मैंने ऐसा सुना है कि इसके अंदर ऐसे हर्ब्स है जो कि काफी ज्यादा रेयर है। अगर मैंने उन्हें बेच दिया तो मैं अपनी जिंदगी काफी ज्यादा आराम से गुजार सकता हूँ, इतने ज्यादा पैसे तो आ ही जाएंगे। अगर मैं उस गार्डन को एक्सेस कर पाया, यानी कि मैं उस गार्डन में जा पाया, तो मुझे काफी सारी हर्ब्स मिलेगी जिसे कि मैं पाना चाहता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर एक और डिसाइपल आ जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के लटके हुए मुंह को देखने के बाद उसे कहता है कि जाकर कुछ खाना खा लो, तुम्हारा चेहरा काफी ज्यादा डरावना लग रहा है।
जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस डिसाइपल से कहता है कि इस पार में मुझे लगी हुई जो चोटें हैं उनसे मैं अभी भी उबर रहा हूँ। और साथ ही में जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है कि इसका नाम सुलिन है। लूजी की जो मेमोरी है वो काफी ज्यादा धुंधली है, मैं अभी भी यहाँ पर बहुत से लोगों को नहीं पहचान पा रहा हूँ। फिर जो सुलिन है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम्हें अपना सर हमेशा ही नीचे रखना चाहिए और उनके और कभी भी नहीं देखना चाहिए। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें बार बार मारेंगे और अगर तुम यानली के बराबर लीलम में भी पहुंच जाओ तब भी तुम यानली को नहीं हरा पाओगे क्योंकि उसके पास थंडर फ्यूनिक्स ब्लड लाइन है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि यह बात है जिसके वजह से मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। अगर वो फिर से मुझे मारने के लिए आएंगे तो मैं उनसे फिर से पीटूंगा, इसलिए मैं उनसे पीटना नहीं चाहता, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ते हुए सुलिन से कहते हैं कि सुलिन आखिर तुम कितने समय से इस सेक्ट में हो। जिस बात को सुनने के बाद जो सुलिन है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि मुझे याद भी नहीं है आखिरकार मैं कितने समय से इस सेक्ट में हूँ। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए सुलिन से कहता है कि तुम काफी समय से यहाँ पर हो, इसका ये मतलब है कि तुम आउटर सेट के जितने भी डिसाइपल है उन सारे डिसाइपल को जानते होगे, यहाँ तक कि तुम इनर सेट के भी कुछ डिसाइपल्स को जानते होगे ना। जिस बात को सुनने के बाद जो सुलिन है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि हाँ मैं उनमें से कुछ लोगों को जानता हूँ, लेकिन तुम्हें इससे क्या लेना देना है। और हमारा मेन कैरेक्टर सुलिन की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं जैसा देख पा रहा हूँ उसके हिसाब से जो सुलिन है वो सेकेंडरी लम पर है, ये तो मुझसे भी ज्यादा कमजोर है क्योंकि आउटर सेट में मैं सबसे ज्यादा कमजोरों की लिस्ट में आता हूँ। अगर तुम्हारी ताकत नहीं बढ़ रही है तो यहाँ पर रहने का कोई भी कारण नहीं है, लेकिन इतना समय गुजर जाने के बावजूद भी और अपनी कल्टीवेशन ना बढ़ता हुआ देखकर भी ये अभी तक यहाँ पर रुका हुआ है। और मुझे लगता है कि मुझे पता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों रुका है। इतना सोचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सुलिन से कहता है कि क्या तुम ऐसे किसी को जानते हो जो कि स्पिरिट गार्डन में काम करता हो। इस बात को सुनने के बाद जो सुलिन है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अगर मैं जानता हूँ तो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मैंने जैसा सोचा था स्पिरिट गार्डन में किसी न किसी को जानता है जो कि काम करता है और मुझे ऐसा लगता है कि वही स्पिरिट गार्डन की जो हर्ब्स है उन्हें बेचते हुए पैसे कमा रहा है जिसके वजह से अभी तक इस सेट में टिका हुआ है। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने जेब में हाथ डालते हुए सुलिन से कहता है कि मेरे पास ऐसी चीज है जो कि हम दोनों को ही बेनिफिट्स दिला सकती है। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने पास एक पोटली बाहर निकालते हुए कहता है कि इसके अंदर कुछ पिल्स है जिन्हें कि मैं सक्सेसफुली बनाने में कामयाब रहा और मेरे जैसे टैलेंटलेस आउटर सेट के डिसाइपल को इस तरह की पिल्स कभी भी नहीं दी जाती। इसीलिए जो सुलिन है उसे ऐसा लगेगा कि मैंने इन पिल्स को कहीं पर से चुराया है, जिसके वजह से उसे ऐसा लगने लगेगा कि हम दोनों एक ही तरह का क्राइम करते हैं, जिसके वजह से वो मुझे साथ देगा। इतना सोचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उन पिल्स को सुलिन की तरफ करते हुए उससे कहता है कि मेरे पास और भी बहुत कुछ है लेकिन उसके लिए स्पिरिट हर्ब्स की जरूरत है। अगर तुम मेरे लिए कुछ स्पिरिट हर्ब्स को लेकर आ सकते हो तो मैं इनमें से 5 पिल्स तुम्हें दे दूंगा, जिसके वजह से तुम इसे बेच सकते हो और हम दोनों ही प्रॉफिट को आधा आधा कर बांट लेंगे। और अगर मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ तो मेरे पास और भी ज्यादा पावरफुल पिल्स है। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि मैं बस उसे ऐसा दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी उसके क्राइम में शामिल होना चाहता हूँ। ये भी एक जुए की तरह है, अगर मैं जुए में हार जाता हूँ और जो सुलिन है उसने ये सारी चीजें किसी एल्डर को बता दी तो मैं काफी बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। लेकिन हमें सुलिन को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम हर हफ्ते में कितने पिल्स को लेकर आ सकते हो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सुलिन से कहता है कि हफ्ते में मैं एक मुट्ठी भरकर पिल्स को ला सकता हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो सुलिन है उसे कोई भी जवाब नहीं देता और वहां पर से मुड़ जाता है। उसे मुड़ता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर निराश होते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं फेल हो चुका हूँ, मैंने ऐसा सोचा था कि इसे मनाना काफी ज्यादा आसान होगा। लेकिन हमें सुलिन को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो आउटर वर्ल्ड का सेकेंडरी है वहां पर हर हफ्ते में आ जाना। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर राहत की सांस लेते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने जो चाल चली थी वो काम कर गई। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर उन पिल्स की तरफ देखते हुए कहता है कि अच्छी बात है कि मैंने इन बेकार पिल को अपने साथ रखा। इन टूटे हुए पिल्स के अंदर से जो क्यूआई निकल रही थी वो क्यूआई ऐसा लग रही थी कि किसी हाई ग्रेड की पिल हो और अगर जो मैंने डील की है अगर वो काम कर जाती तो मेरे पास काफी सारे स्पिरिट हर्ब्स आ जाएंगी, जिसके वजह से मैं बिना पैसे गवाए अल्कीमी की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और आखिर में जब मुझे ये लगेगा कि इस सेट को छोड़कर जाने के लिए मेरे पास काफी ज्यादा पैसा है तो मैं आसानी से इस सेट को छोड़कर चला जाऊंगा। फिर वहां से सीन चेंज होकर मैं हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में वापस आ जाता है। अपने रूम में वापस आ जाने के बाद
बाद हमारे मेन कैरेक्टर की नजर एक चूहे के ऊपर पड़ जाती है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के ही पिल खा रहा होता है। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहता है कि अच्छा तो ये वही चूहा है जो कि मेरे पिल्स को खाता है। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर दबे पर उस चूहे को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी हमें उस चूहे को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को देखने के बाद काफी तेजी के साथ वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर आखिर में उसे पकड़ ही लेता है। चूहे को पकड़ लेने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर हो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। चूहे से कहता है कि आखिरकार तुम मेरे हाथ में लग गए। लेकिन तभी चूहे के अंदर से रोशनी बाहर निकलने लगती है, यानी कि वो चूहा चमकने लगता है। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि आखिर ये क्या है, क्या मैं जैसा सोच रहा हूँ क्या ये वही है। इतना सोचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चूहे को नीचे उतार देता है। नीचे उतारने के बाद उसे हमारा मेन कैरेक्टर धमकी देते हुए उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ से हिलने की भी हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें बिल्ली को खिला दूंगा। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद जो चूहा अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता, बल्कि वो काफी ज्यादा डरने लगता है और उसे अपनी बात मानता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि वो मेरी बात समझ चुका है, ये काफी ज्यादा समझदार चूहा है। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वहाँ पर पड़ी हुई किताबों में किसी किताब को ढूंढने लगता है और आखिर में हमारे मेन कैरेक्टर को किताब मिल जाती है जो कि स्पिरिट एनिमल के बारे में होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस किताब के अंदर स्पिरिट रेट के बारे में पढ़ने लगता है, जहाँ पर जो स्पिरिट रेट होते हैं वो स्पिरिट हब को खाते हैं और वो जो फसल होती है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो कॉम्बैट में बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, इसीलिए वो काफी ज्यादा पुअर फैमिलियर्स होते हैं, यानी कि वो किसी भी काम के नहीं होते। लेकिन उनके अंदर एक खास बात होती है, वो जो स्पिरिट रेट्स होते हैं वो जंगल के अंदर जो स्पिरिट हब्स होते हैं उन्हें काफी आसानी से ढूंढ लेते हैं। जिस चीज को पढ़ने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं सेट के बाद स्पिरिट हब्स को ढूंढने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मेरी ये तरकीब काम कर जाती है तो मुझे पूरी तरह से सूलियन के ऊपर रिलाई करके रहने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जब चूहे की तरफ देखता है तो हमें चूहे को दिखाया जाता है जो कि सूंघते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के जेब के पास आ चुका होता है, क्योंकि उसे हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर से जो स्पिरिट पिल्स होती है उनकी खुशबू आ रही होती है। जिसे इस तरह से करता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर गुस्सा करते उसे डराते उसे कहते है कि बुरे चूहे यहाँ से हट जाओ। हमारे मेन कैरेक्टर को अचानक से इस तरह से गुस्सा करता हुआ देखकर वो जो चूहा है वो काफी ज्यादा डर जाता है, यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगते हैं। लेकिन तभी वो जो चूहा है वो काफी ज्यादा मासूमियत भरी निगाहों से हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखने लगता है। जिसे इस तरह से अपनी तरफ देखता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि ऐसा मत करो, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। लेकिन वो चूहा फिर भी नहीं मानता, वो काफी ज्यादा मासूमियत से और काफी ज्यादा चमकती हुई निगाह से हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखने लगता है। जिसे अपनी तरफ इस तरह से देखता हुआ देखकर हमारे मेन कैरेक्टर को चूहा काफी ज्यादा क्यूट लगने लगता है, जिसके वजह से हमारा मेन कैरेक्टर उसकी क्यूटनेस के ऊपर फिदा हो जाता है और जल्दी से अपने पास से सारे की सारी पिल्स निकाल कर उस चूहे के सामने डालती उसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा क्यूट मॉन्स्टर हो, इसलिए मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर पिल उस चूहे को खाने के लिए देता है, वैसा ही जो चूहा है वो काफी तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर की जो पिल होता है उसे खाना शुरू कर देता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर चूहे को उठाते उसे सहलाने लगता है, सहलाते उससे कहता है कि तुम मेरे काफी ज्यादा अच्छे असिस्टेंट बनोगे, इसलिए मैं अब से तुम्हें लैब रैट यानी कि शॉर्ट में लैब ही कहूंगा। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है कि हंसते हंसते हुए कहता है कि तुमने जो मेरी पिल्स खाई उसका भुगतान करने का समय आ चुका है। अब मैं तुमसे उन पिल्स का भुगतान जरूर करवा के रहूंगा और थोड़ी देर में तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर मैं तुमसे कैसे उन पिलों का भुगतान करवाऊंगा। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर जोर जोर से हंसने लगता और हमारे मेन कैरेक्टर को हंसता हुआ देखकर वो जो है कुछ भी समझ नहीं पाता कि आखिर किस बात के ऊपर इतना ज्यादा खुश हो रहा है, इतने जोर से हंस रहा है। फिर हमें किसी और दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर तो सेट से बाहर एक जंगल में आया होता और वहाँ पर सूप बना रहा होता है। सूप बनाते वक्त हमारा जो मेन कैरेक्टर सूप को टेस्ट करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि इसके अंदर और भी ज्यादा मसाले डालने की जरूरत है। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर को बाजू की झाड़ियों में से हलचल की आवाज आती है, इसीलिए हमारा मेन कैरेक्टर चौंकते हुए उस बाजू की झाड़ियों की तरफ देखता है तो वहाँ पर से हमारा जो लैबी बाहर निकल के आता है, जो कि अपने साथ जड़ी बूटियां भी लेकर आया होता है। जिन हब्स को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लैबी के ऊपर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे लिए और भी ज्यादा हब्स लेकर आए हो, तुम कितने ज्यादा अच्छे हो। फिर हमें लैबी को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को स्पिरिट हब देने के बाद और भी ज्यादा स्पिरिट हब को ढूंढने के लिए वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि ये जो वाइल्ड हब है वो गार्डन में उगने वाले हब्स के मुकाबले में काफी ज्यादा कम क्वालिटी के है, लेकिन लैबी इसे काफी आसानी से ढूंढ सकता है। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने बनाए हुए
सूप की तरफ देखने लगता है। उसे देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि लगता है कि उसे डालने की अब जरूरत आ चुकी है। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने पास से एक पोटली निकाल लेता है, जिसके के अंदर से किसी तरह की हब को निकाल कर उस सूप में डाल देता है। और उन हब्स को उस सूप के अंदर डालते हुए हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहते हैं कि अगर किसी ने मुझे देखा कि मैं सूप के अंदर हब्स को डाल रहा हूँ तो उसे लगेगा कि मैं हब की बर्बादी कर रहा हूँ, जो कि इतने ज्यादा महंगे होते हैं। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने QI का इस्तेमाल करते हुए सूप के साथ कुछ तो करता है और अपने आप को इतने अच्छी तरीके से QI को कंट्रोल करता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि मैं धीरे धीरे कर QI कंट्रोलिंग में काफी ज्यादा बेहतर बनता जा रहा हूँ। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर है उन सूप को 2 कटोरियों में निकाल लेता है और निकालने के बाद हमारे लेबी से कहता है कि खाना खाने का समय आ चुका है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के साथ ही झाड़ियों में से हमारा जो लेबी हो चमकती हुई निगाहों से काफी तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ने लगता है। उसके आने के साथ हमारा जो मेन कैरेक्टर है थोड़ा सा सूप लेबी को और कुछ सूप वो पी लेता है। सूप को पी लेने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने पास से एक किताब को निकाल कर उसके अंदर लिखने लगता है और लिखते हुए हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि कितनी ज्यादा शांत भरी दुनिया है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर वो किताब को साइड रखते हुए कहता है कि मैंने अभी तक कल्टीवेशन करने की कोशिश नहीं की है, ऐसा लगता है कि मुझे कल्टीवेशन करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि जो अल्केमिस्ट है वो भी कल्टीवेट करते हैं, वो भी ग्रो करना चाहते हैं। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर आसपास की QI को ऑब्जर्व करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ऑब्जर्व करते वक्त उसे कुछ तो परेशानी होती है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि लगता है कि कुछ तो गलत है। जैसे कि मेरे पास मेमोरीज है, उसके हिसाब से जो कल्टीवेशन करने के लिए हमें जो QI है उसे साइकिल की तरह बॉडी के अंदर घुमाना पड़ता है, लेकिन मेरा जो QI है वो साइकिल की तरह प्रॉपरली घूम नहीं रहा है। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने पास से कल्टीवेशन की किताब को बाहर निकाल कर उसके अंदर कुछ पढ़ता है और उसे पढ़ने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ऐसा लगता है कि मुझे डिफरेंट शेप का इस्तेमाल करते हुए उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी होगी। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर सर्कल के फॉर्म में जो QI है उसे ऑब्जर्व करने लगता है और ये जो तरीका है वो काम कर जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा बेहतर महसूस होने लगता है। साथ ही में वो जिसकी जो बॉडी है वो काफी अच्छी तरीके से जो QI है उसे ऑब्जर्व करने लगती है। और ऑब्जर्व करते वक्त हमारा जो मेन कैरेक्टर है QI को अपने बॉडी के अंदर 82 साइकिल्स टाइम घुमाता है, लेकिन तभी अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आंखें खोल लेता और काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है कि आखिर वो क्या था। अचानक से ऐसा लगने लगा कि मेरे अंदर किसी तरह की चीज बदल चुकी है, लेकिन फिर भी अपने आप को शांत करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ गलती हुई या फिर मेरे अंदर किसी तरह का ट्रैक जो है वो चेंज हो चुका है। लेकिन फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर ज्यादा ध्यान न देते वहीं पर ही कुछ समय के लिए बैठ जाता है और कुछ समय बैठने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि लगता है कि मुझे समय का कोई भी अंदाजा नहीं लग रहा है। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर लैबी को उठाते उससे कहता है कि लैबी अब वापस जाने का समय आ चुका है। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लैबी को अपने कंधे पर उठाकर वहां पर से उठने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जब वो नीचे जमीन पर अपना हाथ रखता है तो काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वहां पर की जो ग्रास है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इसकी जो ग्रास है वो मैं आने से पहले काफी ज्यादा छोटी थी, लेकिन अब ये काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उस चीज को वहम समझकर वहां से जाने लगता है, लेकिन हमें उसी ग्रास को दिखाया जाता है जो कि कुछ ही समय के अंदर इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि उसके ऊपर फूल भी खिलने लगते हैं। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि किसी चीज को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसमें वो बार बार फेल होता जा रहा होता है। इसीलिए वो गहरी से सांस छोड़ते हुए कहता है कि इसे रिफाइन करते वक्त मैंने काफी सारे हर्ब्स का नुकसान कर दिया है, लेकिन चलो फिर भी इसे आखिरी बार मैं कोशिश करूंगा। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर फिर से उसी चीज को रिफाइन करने लगता है। रिफाइन करते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने ऐसा सोचा था कि जो QI रिफाइनिंग एलिक्सर है उसे इम्प्रूव करना काफी ज्यादा आसान होगा, लेकिन मैंने जितना इसे आसान समझा था उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर मैं इस चीज को रिफाइन करने में सक्सेसफुल रहा तो मैंने जितने भी एफर्ट्स इसके अंदर डाले थे वो जाया नहीं जाएंगे। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उस कॉल्ट्रॉन का ढक्कन खोलते उसके अंदर और भी ज्यादा जड़ी बूटियां डालकर अपने QI का इस्तेमाल करते हुए उसे रिफाइन करना जारी रखता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो एलिक्सर है वो तैयार हो जाता है, लेकिन उसके अंदर एक और नई इंग्रेडिएंट डालने की अभी भी जरूरत होती है। इसीलिए हमारा जो मेन कैरेक्टर लैबी से कहता है कि जल्दी से उस फूल को मेरे पास लेकर आओ। जिस बात को सुनने के बाद जो वो हमारे मेन कैरेक्टर की बात मानते हुए काफी तेजी के साथ जाकर उस फूल को उस गमले के अंदर से तोड़कर लेकर आकर हमारे मेन कैरेक्टर को सौंप देता है। उस फूल को लेने के बाद हमारा जो मेन
कैरेक्टर अपने आप को दिलासा देते हुए कहता है कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। अगर मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ तो ये जो स्पिरिट रिफाइनिंग लोटस है उसके मदद से ये जो रेसिपी है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। और जब वो बूढ़ा आदमी इस इम्प्रूव की गई रेसिपी को देखेगा तो वो घबरा जाएगा। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उस लोटस को उस सूप के अंदर डालते उसे रिफाइन करना शुरू कर देता है, लेकिन रिफाइन करते वक्त वो गलती से कॉल्ड्रॉन के अंदर कुछ ज्यादा ही क्यूआई डाल देता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही क्यूआई इसके अंदर डाल दी। इतना कहने के बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर उस कॉल्ड्रॉन का ढक्कन को खोलने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, तभी वो जो कॉल्ड्रॉन है वो जोर जोर से हिलने लगता है। इस तरह से हिलता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा डर जाता है कि तभी उस कॉल्ड्रॉन के अंदर एक क्यूआई का छोटा सा धमाका होता है। धमाका हो जाने के बाद जो कॉल्ड्रॉन है वो हिलना बंद कर देता है और जो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ऐसा लगता है कि जो क्यूआई वो शांत हो चुकी है। हमारे मेन कैरेक्टर के इतना कहने के साथ ही जो लेबी है वो सीधा जाकर उस कॉल्ड्रॉन के ऊपर खड़ा हो जाता है और हमारा जो मेन कैरेक्टर खुश होते हुए कहते हैं कि क्या सच में हमने उस रेसिपी को बना लिया है। इतना कहने के बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर उस कॉल्ड्रॉन के ढक्कन को खोलता है तो हमारा जो मेन कैरेक्टर जिस रेसिपी को बनाने की कोशिश कर रहा होता है वो रेसिपी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर उस रेसिपी को बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है। जिस चीज को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर खुश होते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सबसे पहला कल्टीवेटर एनर्जी ड्रिंक बना लिया है। सूप को पूरी तरह से कंप्लीट कर देने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मास्टर को सूप को दिखाता है। उस सूप को देखने के बाद हमारा जो मास्टर है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैंने तुम्हें वार्निंग्स देने के बावजूद भी रेसिपी के अंदर चेंजेस कर दिए। जिस चीज को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मास्टर को अपना सर हिलाते हुए हाँ में जवाब देता है। जिस चीज को सुनने के बाद जो मास्टर है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या तुमने सक्सेसफुल इस रेसिपी को इम्प्रूव कर दिया। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मास्टर से कहते हैं कि हाँ मैंने इसे बना तो लिया है, लेकिन इसे परफेक्ट बनाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मैंने बस इसे किसी तरह से थोड़ा सा बेटर बनाने की कोशिश की है। फिर जो मास्टर वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि क्या तुम ये जानते हो कि रेसिपी को बेहतर बनाने की कोशिश को क्यों नापसंद किया जाता है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मास्टर से कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि ये सब कहते वक्त मेरे जो मास्टर वो काफी ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। फिर जो मास्टर है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि जो एंसेस्टर थे उन्होंने 7 सेलेस्टियल पिग्स को बनाया, जिसके के अंदर क्लाउडी पिग भी फॉर्म हुआ। इसके अलावा एक अल्केमी वर्ल्ड भी बनाया, जिसके के अंदर जो एंसेस्टर थे उन्होंने जो रेसिपीज बनाई थी उस रेसिपीज को वहां पर रखा जाता है और उस ओल्ड को गार्ड भी किया जाता है, ताकि हमें जो काफी आसानी से अल्केमी की किताबें मिलती हो काफी ज्यादा सिंपल हो। और उन अल्केमी किताब का जो कोई भी अल्टरनेट वर्जन होता है उसे पूरी तरह से बंद कर उस ओल्ड के अंदर छुपा दिया जाता है। ये सब इसलिए किया जाता था अगर कोई उस रेसिपी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा और इससे कोई खतरा पैदा होगा तो वो खतरा पैदा ना हो, इसके वजह से उन अल्टरनेट रेसिपीज को या फिर इम्प्रूव की गई रेसिपीज को उन वर्ल्ड के अंदर रखा जाता था। लेकिन बाद में काफी सारी चीजें बदलने लगी। यहाँ पर ऐसे कई लोग थे जो कि अपने खुद की हिम्मत पर उन रेसिपीज को बदलना चाहते थे। वो लोगों काम काफी ज्यादा चुपचाप से करते ताकि वो किसी के नजरों में ना आए, लेकिन जो कोई भी ऐसा करने की कोशिश करता है वो पता नहीं अपने दुर्भाग्य से या फिर किसी एक्सीडेंट से मारे जाते हैं। और क्या तुम सचमुच में इस रास्ते पर चलना चाहते हो? बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम इस बारे में काफी ज्यादा ध्यान से सोचो। इस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि आखिर मैं सचमुच में क्या चाहता हूँ। क्या मुझे कभी भी एक्सपेरिमेंट ना करते हुए सिर्फ अल्केमिस्ट के तौर पर ही यहाँ पर रहना चाहिए? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे एक फ्री कल्टीवेटर बनना चाहता हूँ जो कि कुछ भी कर सकता है। मैं इस दुनिया में बहुत कुछ कर सकता हूँ जो कि मेरे खुद की दुनिया में करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अगर मैं सिर्फ क्यूआई और इस दुनिया का जो कल्टीवेशन का लॉ है उसे समझ पाऊँ तो मैं इस दुनिया को बेहतर बना सकता हूँ, इसे अपने लिए एक नया घर बना सकता हूँ। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मास्टर से कुछ कहने जा रहा होता है कि तभी जो उसका मास्टर उसे रोकते हुए उसे कहता है कि मुझे साफ साफ तुम्हारे आंखों में दिख रहा है कि आखिर तुम क्या फैसला लेने वाले हो। अगर ये बूढ़ा आदमी तुम्हें कुछ भी कहेगा फिर भी तुम अपने फैसले से नहीं बदलोगे।
और मुझे ऐसा लगता है कि हेमस ने तुम्हारे लिए यही रास्ता चुना है। मैं बस तुमसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम इन रेसिपीज में चेंजेस करने जाओगे तो तुम्हारा सामना एल्डर से होगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम एल्डर्स का पैर के नाखून से सर के बालों तक चुनौती देना। इतना कहने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि अपने मास्टर की ये सारी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है और उनका काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करने लगता है। लेकिन तभी उसका जो मास्टर है वो दरवाजे से झांकते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया कि तुम्हारा जो अगला लेसन होने वाला है वो कल शाम को होगा। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए अपने मास्टर से कहता है कि हाँ बिल्कुल मास्टर।